हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 8th के साइंस का चैप्टर सेकंड तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। इसे हम देखेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने जीवन में हर दिन प्राकृतिक घटनाओं से परिचित होते हैं, जैसे और हमने पिछली कक्षाओं में पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में हमने पढ़ा है। ये सभी जो परिघटनाएं होती हैं, ये मानव जीवन पे बहुत ही गहरा असर डालती हैं, ठीक है। और इनका कुछ दुष्परिणाम को कम करने की भी हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, जिससे जान माल की कम क्षति हो। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तड़ित और भूकंप कितना विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तड़ित और भूकंप के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं तड़ित से। तड़ित आपने देखा होगा, जो बिजली के खंभे होते हैं, उनमें बिजली के तार को बीच में अगर आप हिलाते डुलाते हैं, हिलता डुलता रहता है खुद से, तो उसमें एक चमक और कड़कड़ाहट उत्पन्न होती रहती है। या घर में जो हम प्लग लगाते हैं, प्लग यूज करते हैं, उसमें भी कभी कभी स्पार्क के कारण चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। और कभी आप देखेंगे अंधेरे कमरे में आपने पॉलिस्टर का कपड़ा पहना हो और उसे आप उतारें या पहन रहे होते हैं, तो क्या चिटचिट की आवाज़ सुनाई देती है और उसमें से भी चिंगारी उत्पन्न होती है। या फिर उन्हीं आप कपड़े देखेंगे, ठंड में आप पहनते हैं, अगर उसको निकालिएगा तो उसमें से भी क्या होगी, आवाज़ सुनाई देगी और चिंगारी आपको दिखाई देगी। तो और चाहे आप एक और देख सकते हैं, आप स्केल एक लीजिए। स्केल, इसको आप किसी प्लास्टिक पे रगड़िए, हाथों पे रगड़िए आप, और रगड़ने के बाद उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस पर सटाइएगा तो वो सट जाएगा। तो आप ऐसा सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ आखिर, कि हम एक स्केल पे रगड़ के एक स्केल को और उसको उस पे कागज़ के छोटे टुकड़े जब हम सटा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, सटने लग रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? फिर जब आप कपड़े उतारते हैं तो चिंगारी क्यों निकलती है? फिर आकाश में आपने चिंगारी देखी होगी, जो बिजली कड़कती है। तो ये क्या है? तो जो आकाश में जो चिंगारियाँ उत्पन्न होती है ना, तो यही एक तड़ित है। क्या है? एक तड़ित, जो एक विशाल चिंगारी है। तो तड़ित भी क्या है? एक विशाल चिंगारी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। और प्राचीन काल में क्या होता था कि जब लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी, तो इन चिंगारियों को ये लोग समझते थे कि प्राकृतिक प्रकोप है, और एकदम अंधविश्वास से ये लोग क्या रहते थे, भयभीत रहते थे पुराने ज़माने में लोग। तो हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे और उससे हम जानेंगे कि रगड़ से विद्युत उत्पन्न होती है। जब कोई चीज़ रगड़ होती है कहीं, तो वहाँ से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित हो जाती है। और ऐसा नहीं कि संपर्क में कोई रहेगा तभी एक से जगह से दूसरी जगह में प्रवाहित होगी। ये संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यानी विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? तो रगड़ से विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। जब विद्युत एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होती है तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश के रूप में चिंगारी उत्पन्न होती है। ओके, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था। उन्होंने क्या किया था, एक पतंग में नुकीला चालक लगाया। क्या लगाया? एक नुकीला चालक यहाँ पे, ठीक है। और पतंग को रेशम की डोरी से बांध दिया, और जहाँ पे ये नीचे में एक चाबी लगा दी, ठीक। चाबी लगाने के बाद क्या हुआ, जब वो बादल में गया तो उसमें से विद्युत आवेश यहाँ से क्या हुआ, ये धागे से होते हुए धरती पे आया। जब उन्होंने इस चाबी को यहाँ पे छुआ तो इनको क्या लगा, एक झटका लगा और चिंगारी दिखी। तब ये साबित हुआ कि आकाश में जो कड़क बिजली के कारण होती है, और इस बिजली को जमीन पे लाया जा सकता है। क्योंकि देखो पतंग उड़ा रहे थे और पतंग के थ्रू क्या हुआ, आवेश जो है वो नीचे आया और इनको झटका लगा। तब इनको पता चला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली को नीचे ला सकते हैं। लेकिन आपको ये प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रिचमैन, रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने भी इसको किया, लेकिन इनकी पतंग में क्या हुआ कि बिजली कुछ ज़्यादा ही आ गई, और इतनी ज़्यादा आ गई कि इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इन्होंने छुआ और इनकी डेथ हो गई। तो आप ऐसा एकदम ना करें। अब देखिए हम कैसे, हमें पता चलेगा कि रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। तो आप एक काम करिए, आप अपने मित्र को एक चेयर पे बैठा दीजिए, ठीक है। उसे प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा दीजिए और उसको कहिए कि चप्पल पहन के रखिए, क्योंकि चप्पल अगर नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, उनको भी ज़्यादा झटका लग सकता है। और उनको एक सूखी तौलिए और गमछी से उनकी पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए, ठीक है। जब आप पीटेंगे तो क्या पाएंगे कि थोड़ी देर बाद उनके पास ना एक टेस्टर लेके जाइए। टेस्टर जिससे हम लोग बिजली देखते हैं कि बिजली है कि नहीं। तो आप जब टेस्टर लेके जाएंगे तो टेस्टर क्या होगा, वो जल उठेगा। आप इस प्रयोग को ना अंधेरे कमरे में जब करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा, ठीक है। और उनके शरीर के पास जब आप उंगली सटाएंगे तो आपको उंगली में भी क्या होगी, हल्का सा आपको झटका महसूस होगा। यानी इससे क्या हमें पता चला कि विद्युत आवेश आपके शरीर की ओर प्रवाह हो रहा है। तभी ना उस आपके मित्र से आवेश कहाँ आ रहा है, आपके शरीर में आ रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या लग रहा है, झटका महसूस हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम कुछ कुछ एक्टिविटी करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। अच्छा, अब तो हम ये जान गए कि आवेश कहाँ हुआ, एक शरीर से दूसरे जगह में प्रवाहित हुआ। अब हम ये जानेंगे कि क्या सभी आवेश एक ही प्रकार के होते हैं या आवेश अलग अलग होते हैं। तो आवेश अलग होते हैं या एक प्रकार के होते हैं, इसे जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे हम 2 बलून लेंगे, गुब्बारे। उन बलून को समान दूरी पे बांध लेंगे ताकि उनके बीच कुछ दूरी रहे। इसके बाद हम किसी पॉलीथीन या ऊनी कपड़े से इसको रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद हम देखेंगे, दोनों को हम रगड़ेंगे, ठीक है। रगड़ने के बाद देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक और
एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम 2 ग्लास लेंगे, ठीक। 2 ग्लास लेंगे और उस ग्लास में एक में रिफ़िल डालेंगे। दोनों रिफ़िल को हम क्या करेंगे, किसी एक ही कपड़े से या ऊनी कपड़े से या पॉलीथीन से रगड़ेंगे और रगड़ के पास पास में रखेंगे। जब हम रखेंगे तो देखेंगे ये जो दोनों रिफ़िल है ना, वो एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। और एक और जो ग्लास में एक रिफ़िल लेंगे और एक बलून लेंगे। बलून को तौलिए से रगड़ लेंगे और रिफ़िल को पॉलीथीन से रगड़ लेंगे, किसी अलग अलग चीज़ से। जब हम इनको सटाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। और ये जो दोनों रिफ़िल थी एक दूसरे के दूर जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये जो दोनों रिफ़िल थी इनको हमने एक ही चीज़ से क्या किया, आवेशित किया। और ये जो दोनों हैं इनको हमने अलग अलग चीज़ों से आवेशित किया। इसका मतलब है कि अगर इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आया कि अगर समान पदार्थ से रगड़े गए जो गुब्बारे होंगे, समान पदार्थ से जो हमने रगड़े गए गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिआकर्षित किया, यानी एक दूसरे के दूर ये चले गए। क्यों? क्योंकि समान पदार्थ से रगड़ा गया था। और जो समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर रिफिल ने एक दूसरे को प्रत्याकर्षित किया। ये दोनों रिफिल थी ना, ये दोनों भी क्या की, एक दूसरे को प्रत्याकर्षित की। लेकिन गुब्बारा और रिफिल असमान आवेशित होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर लिए, क्योंकि हमने रिफिल को किसी और चीज़ से रगड़ा था और गुब्बारे को किसी और चीज़ से, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित किया और ये दोनों एक दूसरे को प्रत्याकर्षित किए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को प्रत्याकर्षित किए। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं, ये क्या निर्णय निकला कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। समान असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर असमान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। और समान आवेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं। अगर समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेगा। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धनावेश अर्जित करता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हमने जाना कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक। आवेश का स्थानांतरण जो होता है, यानी कि आवेश का एक जगह से दूसरे जगह तक वो कैसे जाता है। तो आवेश के स्थानांतरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, किसी ना किसी माध्यम की। वो माध्यम क्या हो सकता है, वो सुचालक वस्तु हो सकती है, ठीक है। आवेश हमेशा सुचालक वस्तु से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। किससे होता है, सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है, ठीक। इसके अलावा कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसको जानने के लिए हमने एक यंत्र बनाया गया, उसका नाम है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी जो यंत्र है उससे क्या पता चलता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम नीचे देखते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कन कहलाती है। मतलब कोई आवेशित वस्तु से आवेश को धरती में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भूसंपर्कन कहलाती है। आपने देखा होगा टावर वगैरह पे एक पतला सा लास्ट में ऊपर में एक पतली सी छड़ टाइप निकली गई रहती है, उससे आवेश को लेके उसको सीधे धरती में भेजने का काम किया जाता है, उसको भूसंपर्कन कहते हैं। और हम अपने घरों में भी अक्सर भूसंपर्कन की व्यवस्था करते हैं ताकि कभी भी बिजली का कोई आघात वगैरह से हम लोग बच जा सकें। अब देखिए तड़ित के बारे में जानकारी लेते हैं। तड़ित क्या होता है, जो हम लोग चमकता है ना, बादल आकाश में बिजली कड़कती है, वो कि वही क्या कहलाती है, तड़ित कहलाती है, ठीक है। तो ये होता क्या है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर जाती हैं। जब तूफान आता है तो तेज गति से हवाएं कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ठीक है। तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं, हवा ऊपर जाती है, ठीक, और वर्षा की बूंदें नीचे आती हैं, ठीक है। इसके बाद संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है, और जो जलवाष्प होता है, जो नीचे हवाएं जाके ऊपर जाके वाष्प बनी रहती है, वो बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। अब जो हवाएं जा रही थी वो एक दूसरे में घर्षण करते हैं, रगड़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो इससे आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, आवेश अलग अलग बढ़ जाते हैं। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा होता है। जो निचला हिस्सा होता है बादल का, इसमें अधिक आवेश होता है, ठीक है। धरती के ऊपर हवा भी अवशोषित होती है, आवेशित होती है। जो धरती के ऊपर हवा जो होती है वो भी आवेशित होने लगती है, हवा, ठीक है। जब संचित आवेश का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण धारियां दिखाई देने लगती हैं। अब इतना अधिक आवेश हो जाता है, देखिए ये सारा का सारा घर्षण के कारण इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब ये एक दूसरे में टकराते हैं तो क्या होता है, तीव्र ध्वनि सुनाई देती है और चमकीली धारी दिखाई पड़ती है। इसे ही हम तड़ित कहते हैं। कहते हैं ना बादल कड़क रहा है, तो यही कहलाते हैं। आवेश के मिलने तथा पृथ्वी तक आने की इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। और जब ये क्या होता है, ये टकरा के, जो कभी कभी देखते हैं ना, आदमी बोलता है बिजली गिर गया किसी के घर पे, कहीं पेड़ पे, तो इसी को बोलते हैं विद्युत विसर्जन। क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन। आगे
हम देखेंगे कि तड़ित से कैसे सुरक्षा पाई जाए। जो बिजली वो गिरती है तो उससे हम कैसे सुरक्षा पा सकते हैं। तो तड़ित से सुरक्षा के लिए तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम खुले स्थान पर चले जाएं, कि सुरक्षित नहीं होता। किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह सुरक्षित स्थान है। हमें कहाँ जाना चाहिए? किसी घर या छत के नीचे। यदि आप किसी बस या कार में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर अंदर रहना सुरक्षित है। खिड़की दरवाजे हमें लगा के बस के अंदर बैठना चाहिए। खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्ष के नीचे भी नहीं रहना चाहिए। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। यदि खेत में हैं तो वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्ष के नीचे रहने से बेहतर खुले स्थान में लेट जाना अथवा सिकुड़ जाना या उकड़ू बन के बैठना अच्छा है। अगर आप खेत में हैं, मान लीजिए बाहर है, तब क्या करेंगे? तो यदि एक पेड़ है, ठीक, और खुला स्थान है तो पेड़ के नीचे रहने से अच्छा है कि आप थोड़े खुले स्थान में चले जाएं अगर आप खेतों में हैं तो। फिर उसके बाद बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखें। आप जानते हैं कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। इन सब चीज़ों से हम कहाँ रहेंगे? दूर रहेंगे, बिजली के तारों से। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग से बचना चाहिए। उस समय अगर तड़ित हो रही हो तो बिजली से के उपकरण से भी हमें बचना चाहिए। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि का प्लग निकाल देना चाहिए, यानी उस वक्त के लिए आप उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। झंझा के समय नदी, तालाब में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। जब झंझावत आ रहा है तो हमें उस वक्त तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। वातावरण शांत होने तक सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। जब शांत हो जाए वातावरण तभी हमें बाहर आना चाहिए। अब देखिए तड़ित चालक क्या होता है। अभी तो हमने जाना तड़ित के बारे में, ठीक है, कैसे तड़ित उत्पन्न होता है, कैसे संघनित बादल होते हैं और ऊपर जाने के बाद हवाएं आवेशित हो जाती हैं हवाओं के घर्षण के कारण, और वो तड़ित झंझा जो तड़ित होता है वो नीचे आता है। अब हम जानेंगे तड़ित चालक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए तड़ित चालक जो होता है ऊंची इमारतों, चिमनियों और भवनों एवं बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की एक सरल और कारगर युक्ति है तड़ित चालक। मतलब जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, या जो चिमनियाँ होती हैं या जो बड़े बड़े भवन होते हैं, उनको बिजली यानी बिजली गिर जाएगी ना, तो बिजली गिर जाएगी तो पूरा तो खराब हो जाएगा ना। तो उससे बचाने के लिए एक सबसे अच्छा जो युक्ति है, यंत्र है, उसी का नाम है तड़ित चालक। क्या नाम है? तड़ित चालक। जैसे कि कोई बड़ा सा मकान बना है, बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, हमें उसको बचाना है कि कभी इस पर बिजली ना गिरे, हमारा घर सेफ रहे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो एक तड़ित चालक बनाया गया है। आपने आवेशों के भूसंपर्कन के बारे में जान लिया है। यही अवधारणा इस युक्ति के निर्माण में सहायक हुई है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे भवन, इमारतें आदि तड़ित से सुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि इसमें तांबे के पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। जब हम अपने घरों के ऊपर तड़ित चालक लगा देंगे, मान लो यहाँ पे ये तड़ित चालक लगा है, तो जब आवेश आएगा, बिजली आएगी, तड़ित आएगा, तो ये इसमें से होके सीधे ये धरती के अंदर चला जाएगा, तो हमारा घर जो है वो नुकसान होने से बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये घर है और यहाँ हमने एक तड़ित चालक लगा दिया है, तो अगर तड़ित आएगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये आवेश नीचे चला जाएगा सीधे और घर सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अब आगे भूकंप। अब हम जानेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है। तो आपने बादलों की गड़गड़ाहट, झंझा, तड़ित, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात आदि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। उपयुक्त परिघटनाएं मानव सभ्यता को व्यापक हानि पहुंचा रही हैं। इन सबके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। इन परिघटनाओं को मौसम संबंधी भूगर्भीय परिघटनाओं में विभाजित कर एक तालिका बनाएं। इन सबको आपको बनाना है। जैसे कि चक्रवात और वर्षा, ये सब क्या है? ये सब मौसम संबंधी घटना है। तूफान और भूगर्भीय घटना क्या हुई? भूकंप हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये सब क्या है? भूगर्भीय परिघटना है। नीचे देखते हैं। अब देखो हमारी पृथ्वी पर ऐसी भी कई घटनाएं होती हैं जिनकी भविष्यवाणी करना क्या होता है? संभव नहीं होता, जिनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, और इन्हीं में से एक है भूकंप। अब भूकंप होने से क्या होता है और इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखो ये भूकंप के कारण कैसे घरों का, शहर का स्थिति हो रखा है, इस फोटो में दिखाया गया है, ठीक है। 1934 में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप, 1990 में आया भूकंप, 2001 में आए गुजरात में। देखो 1934 में कब आया था? 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया, 1990 में आया और 2001 में गुजरात में भूकंप आया, और 2011 में सितंबर में बिहार में भूकंप आया। तो इसकी जानकारी आप लोग फोटो से, न्यूज़पेपर से आप लोग जुटा सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे भूकंप होता क्या है, ठीक है। तो भूकंप क्या होता है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। भूकंप देखो हमेशा आते रहता है लेकिन हम उसे हमेशा महसूस नहीं करते हैं। कभी कभी संपत्ति की क्षति होती है, जब ज़्यादा आएगा तब संपत्ति की क्या होगी? बहुत क्षति होगी। भूकंप आने का कारण क्या है? देखो भूकंप
भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोग जब जानकारी नहीं होती थी तो कुछ भी कहानियां बना देते थे। अतः इसके कारण को समझने हेतु पृथ्वी की संरचना को जानना जरूरी है। अगर हमको जानना है कि भूकंप क्यों आते हैं तो हमें सबसे पहले जानना होगा पृथ्वी की संरचना के बारे में, जिस पे हम रहते हैं। देखो, ये है पृथ्वी, हमारे यहाँ से गोल है, और पृथ्वी में जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। ये जो है मेंटल, और बीच वाला जो भाग होता है ये क्रोड़ होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह टुकड़ों में विभाजित है। देख रहे हो, पृथ्वी अलग अलग टुकड़ों में, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये जो पृथ्वी है ना, ये अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, ये प्लेटें निरंतर गतिमान रहती हैं, और हमेशा ये प्लेटें ना गतिमान रहती हैं, हिलती डुलती रहती हैं। ठीक है, इन्हीं गति के कारण कभी कभी ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, और कभी कभी क्या हो जाता है कि टकरा जाती हैं, रगड़ खा जाती हैं, अथवा एक दूसरे से टकराने के कारण भूपर पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जब ये एक दूसरे से टकराएंगी प्लेटें तो क्या होगा? विक्षोभ उत्पन्न होगा, यानी कि कहीं ना कहीं टूटेगा फूटेगा, दरार दिखाई देगा, या फिर कंपन होगा। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। और यही जब टकराते हैं और टकराने के बाद जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, यही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। देखो, ये प्लेट्स हैं, प्लेट एक दूसरे में से टकरा रही हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो संरचना बनी, ये विक्षोभ हुआ, और यही पृथ्वी पर क्या कहलाया? भूकंप कहलाया। ठीक है, भूकंप। इसके बाद देखो, प्लेट रगड़ खा रही हैं, यहाँ पे प्लेट टकरा गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ, यहाँ से देखते हैं। पृथ्वी के भूपरपट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूगति नाभिकीय विस्फोट के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। देखो, अधिकांश भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी की प्लेट के अंदर जो गति होती है ना प्लेटों में, उसके कारण आते हैं। अब जहाँ क्या होता है, जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पे प्लेट कमजोर है, तो यहाँ पे क्या होगा? टकराएंगे, और यहाँ पे भूकंप, यहाँ पे विनाश ज़्यादा आएगा। ठीक है, रेडियो या टीवी से घर या मकान खरीदते बनाते समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। अगर हम घर बनाते हैं तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो घर बन रहा है जिस जगह पे, वहाँ का भूकंप जोन कैसा है। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे दुर्बल प्लेट है, सीमाएं जो है वो दुर्बल क्षेत्र है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना वहाँ पे ज़्यादा क्षति होगी। भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपकी भूगोल की किताब में दिया गया है। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी में इसके बारे में दिया गया है, कौन सा क्षेत्र किस भूकंप जोन में आता है, ये आप लोग को ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, यहाँ देखें, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने में व्यक्त किया जाता है। किस पैमाने में व्यक्त करते हैं? तो रिक्टर पैमाने में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के क्रम में रॉबर्ट मेल्टन, जॉन मिल्व, थुइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कलकत्ता की वेधशालाओं में थुइंग भूकंप मापी लाए गए। इनके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, उसके बाद भूकंप से बचाव, कैसे हम बचाव कर सकते हैं भूकंप से? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाब पोखर के समीप घर बनाने से बचना चाहिए। भूकंप आने पर इन स्थानों पर बने घर जल्दी गिर जाते हैं। ठीक है, अब भूकंपरोधी घरों को बनाने की तकनीक विकसित हो गई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। यानी कि हम अपना घर कैसे बनाएंगे? भूकंपरोधी। इसके अलावा भूकंप से बचने के लिए अन्य सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे अगर भूकंप आए तो किसी मजबूत चौकी या पलंग के नीचे झटकों को रोकने के लिए छिपे रहिए। जब तक झटका ना हो रुक जाए तब तक आप पलंग या चौकी के नीचे छिप जाइए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया जैसी चीज़ों को रख लीजिए और घर के कोने में खड़े हो जाइए। ठीक है, इसके अलावा भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहिए, ताकि वे वस्तुएं ऊपर ना गिरे। ठीक, जो भी भारी वस्तु है उसके नीचे ना रहिए। भवन, बिजली और तारों और वृक्षों और उनसे आप दूर रहिए। ठीक है, तो ये हुआ, ये चैप्टर खत्म। और हमने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वस्तु को आपस में रगड़ने से क्या हो जाता है? आवेशित किया जा सकता है। अगर हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, धनावेश और ऋणावेश होता है। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ के द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादल तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत उत्सर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। तड़ित चालक घरों में तड़ित के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। भूकंप से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। ओके, फिर अब हम लोग देख लेंगे इसका अभ्यास प्रश्न। ठीक, देखो, इसमें क्या है? सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित।
इसके बाद विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तड़ित चालक तड़ित से भवन की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तड़ित चालक क्या करती हैं? सुरक्षा। इसके बाद भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। किस स्केल से? रिक्टर स्केल से करते हैं हम। इसके बाद इधर हाँ, तो हमने अभी तड़ित और भूकंप जो चैप्टर था उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया और अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम देख लेते हैं। इसका रिक्त स्थान जो भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उसमें मैंने आप लोग को बता दिया है। देखिए इसमें क्या है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तड़ित चालक तड़ित से भवन की सुरक्षा करता है और भूकंप की तीव्रता का मापन भूकंप मापी स्केल या रिक्टर स्केल पे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज़ क्यों आती है? तो इसका आंसर है, जब हम सर्दियों में ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर के ऊनी तंतुओं और हमारे शरीर के बीच घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो घर्षण होता है, यह घर्षण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है, जिससे विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। ये विद्युत आवेश हवा में मौजूद वायु अणुओं को आयनित करते हैं। इन आयनित वायु अणुओं के टकराने से चिटचिट की आवाज़ आती है और कभी कभी चिंगारी भी दिखाई देती है। सर्दियों में हवा शुष्क होती है, इसलिए विद्युत आवेशों का संचरण आसानी से होता है और इस कारण चिटचिट की आवाज़ स्पष्ट होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूने पर उसका आवेश क्यों खो जाता है? तो देखो, इसका उत्तर, विद्युतदर्शी के ऊपरी मेटालिक भाग में विद्युत आवेश मौजूद होते हैं। जब हम इसे छूते हैं तो हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होने के कारण ये आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे विद्युतदर्शी के मेटालिक भाग का आवेश कम हो जाता है। फिर जब हम विद्युतदर्शी को छूना बंद कर देते हैं तो शरीर से विद्युत आवेश पृथ्वी में निकल जाता है। इस प्रकार विद्युतदर्शी पूरी तरह अपना आवेश खो देता है। ठीक है, इस प्रकार विद्युतदर्शी पूरी तरह अपना आवेश खो देता है। अब इसका चौथा प्रश्न है, देखिए इसका चौथा प्रश्न कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर इसकी मापन की विधियां लिखें। तो देखो, भूकंप मापी में एक भारी लोलक लटका रहता है। जब भूकंप आता है तो लोलक अपनी जगह से हिलता है। इस हिलने को एक पेन द्वारा कागज़ पे रिकॉर्ड किया जाता है। यह रिकॉर्ड भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया जाता है इस भूकंप से। ठीक है, इस रिकॉर्ड से, ये जो रिकॉर्ड होता है, इस रिकॉर्ड से भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया जा सकता है। भूकंप की तीव्रता रेखाओं की लंबाई से और अवधि की लंबाई से मापी जाती है। अब इसका फिगर देख लो, सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप तापमापी, इसका फिगर है। ठीक है, आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग है, ये पेंडुलम बॉब है, रोटेटिंग ड्रम है, चार्ट पेपर है, पेन है, सपोर्ट है। ठीक है, ये सिस्मोग्राफ का क्या है? फिगर है, आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, स्केल पे इसका मापन भी लिखा गया है। ठीक, अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि तूफान और भूकंप से खुद को बचाने के उपाय बताइए। तो देखो, तूफान से बचने के क्या क्या उपाय हैं कि खुले स्थान पर कभी भी हम क्या करेंगे? खुले स्थान पर ना रहें, घरों में सुरक्षित इमारतों में शरण लें, बिजली और टेलीफोन के तारों से दूर रहें। तीसरा है, बिजली से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग ना करें। चौथा, रेडियो टीवी पर चेतावनी के बारे में जानकारी लेते रहें। और भूकंप से बचने का क्या उपाय है कि भवन के बाहर निकलने की कोशिश ना करें, खिड़की दरवाजों से क्या रहें? दूर रहें। बिस्तर के नीचे शरण लें, कोने में दबक जाएं। लटके हुए वस्तुओं जैसे बत्ती, अलमारी से क्या रहें? दूर रहें। भूकंप खत्म होने के बाद ही क्या करें? घर से बाहर निकलें। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ तड़ित और चालक का। ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन भी देख लिया और क्वेश्चन आंसर भी बना लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।